कि गाँव में कुछ है नहीं, तो गाँव की मिट्टी मेरे को पोषण नहीं दे पा रही है, तो मुझे शहर चला जाना चाहिए। शहर में अधिकतर तो लोग काम के लिए गए शहर, कि तो इस पढ़ाई के लिए नहीं है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, अभी आप देखिए, थोड़ा-सा रोजगार नहीं है। इसी चीज़ को फिर से समझना पड़ेगा, कॉमन सेंस की फॉर्म में ले जाना पड़ेगा। अ, एक स्कूल खुलता है अगर, शहर में खुले या गाँव में, बराबर मेहनत लगेगी, बराबर जगह का इस्तेमाल होगा, बराबर टीचर की सैलरी देनी पड़ेगी। तो मंत्रालय जो है, शिक्षा मंत्रालय, एचआरडी मिनिस्ट्री, शहर के स्कूल को सुविधा क्यों दे रही है और गाँव वाले को क्यों नहीं दे रही है? हम्म। उतना ही लगेगा ना। और अगर वो व्यक्ति गांव से शिफ्ट होके शहर आएगा, तो उसे पूरी इकोनॉमी को बदलना पड़ेगा और अपराध भी बढ़ेगा, ये भी देखिएगा। हम्म। लोकल आदमी अपनी जो पैतृक जगह है वहां कभी अपराध नहीं करता है। इवन चोर भी अपने आसपास चोरी नहीं करता है, ये ना। तो बिल्कुल तो सही है। अपराधी हमेशा दूसरी जगह ढूंढता है। इसका मतलब जैसे ही आप पलायन करवाओगे किसी को, मतलब अपराध बढ़ाने के लिए आप माहौल तैयार कर रहे हो अपराध बढ़ने के लिए। मुझे क्या दिक्कत होगी अगर आपका माहौल खराब होएगा आपके गांव का, या किसी को भी क्या दिक्कत होगी? मतलब ये हुआ कि हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस तो ये देखना पड़ेगा कि भाई शहर में शिफ्ट होना समस्या का समाधान नहीं था। अब शिफ्ट हो गए हैं। अब देखो, क्या यही जिंदगी जीने आए थे? मतलब सुबह से लेकर रात तक ऐसे कुत्ते की जिंदगी जी रहे हैं, जिसके गले में नौकरी का पट्टा पड़ा हुआ है, और उसमें आप ना तो परिवार को समय दे पा रहे हो, ना सेहत आपकी ठीक रह पा रही है, सेहत के लिए आप समय दे पा रहे हो शरीर को, ना ही ये आध्यात्मिक किसी काम के लिए दे आपका पा रहे हो। जीवन तो ईएमआईज भरने में जा ईएमआई रहा है। भरने में जा रहा है, और उससे बड़ी बात ये हो रही है कि 40-45 साल तक ईएमआई भरते भरते आप इतने बीमार कर लेते हो खुद को कि अब उसको ठीक करने के लिए आपको फिर से ईएमआई लेनी पड़ती हैं, फिर आपको मेडिकल वो करना पड़ता है। तो जितनी कमाई है वो सारी की सारी कंपनियों को देना चालू करते हो 45-50 के बाद, और फिर एक दिन खाली होकर के बैठ जाते हो। मैं आपको वापसी कहीं जाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल सही दिशा में जाने की बात कर रहा हूं। आपको यहां तक आना था, बाई चांस आप रास्ते में सीधे निकल गए होते, अगली सड़क पे आगे चले गए होते, और किसी से पूछते कि भाई हमको वहां जाना है और बताइए वो कहाँ है, और वो कह देते कि भाई वो तो पीछे, आपको यू टर्न करना पड़ेगा, गलत रास्ते आ गए आप तो। हम्म। फिर क्या बोलोगे कि नहीं भाई अब तो आ गए हैं तो अब तो सीधे ही जाएंगे? ऐसे नहीं, थोड़ी जब कहोगे। गलत आ गए तो जहां वापस ही जाना है जाना वापस पड़ेगा। जाना पड़ेगा। तो आप अगर गलत रास्ते, देखो, आपने पढ़ाई, ऐसी पढ़ाई अपने बच्चे को कि आपके बच्चे बेरोजगार होने लग गए, आपने ऐसी तरक्की की कि आप बीमार ज्यादा होने लग गए, आपने इतनी फ्रीडम पूरे परिवार को दे दी कि बच्चे माँ बाप से बात करना भूल गए, और घरों के अंदर रिश्ते टूटने शुरू हो गए, सामाजिक दूरियां बढ़ने लग गई, आदमी का आदमी से भरोसा उठ गया, चोरी बढ़ हाँ, गई, मैं अपराध सामाजिक बढ़ गए, नशा बढ़ सामाजिक गया। सामाजिक दूरी से मुझे याद आया यानी दुल्हारा जी, हाँ हाँ, गांव समाज में पहले किसी को कोई दिक्कत अगर होती थी तो गांव समाज मिलके मिलके उसको उसको सॉर्ट समाधान आउट कर कर लेता लेता था। था। हाँ, लेकिन अब आपसी में ये होगा कि किसी को भी परिवार में किसी कोई प्रॉब्लम में है, दुख में है, तकलीफ में है, तो परिवार का आदमी ही साथ में खड़ा हुआ है। कारण क्या है इसका? वो परिवार टूटा क्यों? इसी पे तो जानने की जरूरत है ना। मैं जो सही जाने की बात कर तो रहा वो हूं, कहते भाई हमारे पास तो रुपया है, हम तो सारी प्रॉब्लम रुपये से दूर कर लेंगे अपनी। हो नहीं रही ना लेकिन। हमें कोई बीमार हो गया तो पैसा आना चाहिए। अगर हो रही होती तो अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी कभी अलग क्यों होते? हम्म। अगर पैसे की प्रॉब्लम, अगर पैसा, वो तो पैसे की वजह से अलग हुए। नहीं पैसे की वजह, कम थोड़ी था ना था, हम्म। कम थोड़ी ना था। बात तो ये है, यानी जो इतने नेता लोग ये इतने अपराध कर रहे हैं, इनके पास कमी है क्या किसी चीज की? अडानी जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, कमी है क्या किसी चीज की? नहीं, सारे कमी तो मीडिया नहीं है। हाउसेज खरीद लिए, सारे मंत्री खरीद लिए, सारे एमएलए खरीद लिए, सारी सरकारों को खरीद लिया। अभी भी नहीं भर रहा है उसको, अब उसको अभी गैस भी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए, सोलर भी चाहिए, उसको रेलवे भी चाहिए, गोदाम भी चाहिए, उसको सब कुछ चाहिए। मतलब वो भर नहीं रहा उसका, मतलब पैसा समाधान नहीं है, ये तो पता है उसको। और जो गांव का आदमी है ना, उसको भी पता है ये। हम जो बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई देखो, आज आपको बात समझ में आई, तो एक बार बताना चालू कर दो कि जिधर जा रहे हो गलत है, इस रास्ते से तुमको वापस आना पड़ेगा। भले ही आप आज वापस नहीं आ रहे हो हमारे कहने से, लेकिन एक दिन आप आओगे, ये तय है। तो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि वो आओगे एक दिन। हाँ, आप मतलब इस चीज को ये कहने लग जाओ कि भाई देवेंद्र तो ये कह रहा है कि अ, वापस आने की बात कर रहा है, तो मैं वापस आने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सही रास्ता खोजने की बात कर रहा हूँ बेसिकली। और जिसको भी बात समझ में आ रही है, मुझे नहीं लगता किसी ने भी मुझे ये कहा हो कि आप वापस आने की बात कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ आपकी मिट्टी, आपकी जो गाँव की मिट्टी है, केवल वही आपका पोषण कर सकती है, शहर आपका पोषण नहीं कर सकता। अच्छा, चलिए लास्ट में मैं एक सवाल आपसे लेना चाहूँगा।
जितने भी लोग ये बैंकिंग सिस्टम में लोन के जाल में फंसे हुए हैं, उनको क्या आप सलाह देते हैं कि वो इस झंझट से, इस जंजाल से निकल सकें? क्या उनको ऐसा करना चाहिए? सबसे पहली चीज तो आपको ये देखनी पड़ेगी कि आपकी आत्मा को मारने के 4-5 तरीके हैं। किराए के कमाई जब आप खा रहे हो, झूठ की कमाई जब आप खा रहे हो, औरत की कमाई जब आप खा रहे हो, रेंटल इनकम आप खा रहे हो और ब्याज की कमाई आप खा रहे हो, और पैसे के लिए अगर आप शरीर बेच रहे हो, वो काम हराम की कमाई में आता है। इसमें एक बड़ा काम ब्याज की कमाई का भी आता है। तो यदि आपने लोन ले रखा है, सबसे पहली बात, कोई भी दोस्त, दुश्मन, भाई, मित्र, कोई भी आदमी जो लोन लेने की वजह से परेशान है, रिकवरी वालों की वजह से, सबसे पहला संदेश तो ये है कि अभी अभी 3 दिन पहले भी मैंने नोएडा में एक खबर सुनी थी, एक पति पत्नी ने जहर खा लिया था। लोन ज्यादा था, 35-40 रोज लाख कहीं ना रुपए का, कहीं रोज कहीं समाचार ना आ कहीं रहा होता है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आत्महत्या मत कीजिए, सबसे पहली बात तो ये है। इससे अच्छा तो जेल चले जाइए उस रिकवरी वाले की टांगे तोड़ करके। इससे अच्छा तो मतलब प्रताड़ना सहन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। है। एक तो जान मत दीजिए। दूसरी बात, हमारा एक नंबर है 7696627656। इस पे आप अपना नाम व्हाट्सएप कर दीजिए, हम बड़े परेशान हैं। आपके पास पूरा वो आ जाएगा, इंस्ट्रक्शन मैनुअल आ जाएगा कि आपने अपने लोन के लिए कौन सा फॉर्म भरना है। हिंदी में वो फॉर्म भर दीजिए सही जानकारी के साथ, तो एक आवेदन आपके पास आ जाएगा। वो आवेदन आने के बाद आपने निडर इंडिया चैनल पर रुपए से संबंधित वीडियोस जो है ना वो देख लेनी है, जिससे कि उसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि रिकवरी वाले अगर आपको प्रताड़ित करें तो आपको क्या क्या सवाल पूछने हैं, वो आवेदन भेजने के बाद। और ये किताब है, रुपए को समझने के लिए ये किताब जरूर मंगवा लीजिए, मतलब एक किताब आप ये मंगवा सकते हैं। और फिर रिकवरी वालों से सवाल जो एक्चुअल पूछने हैं, जो जो आपको पता होना चाहिए। पहली बात, आपको ये पता होना चाहिए कि रिकवरी वाला आपसे पूछे बिना, आपसे अपॉइंटमेंट लिए बिना आपके घर नहीं आ सकता। अगर बिना अपॉइंटमेंट के आया है तो भगा सकते हो लठ मार के भी। आपके घर में घुसे हुए आदमी को अपने जान की रक्षा करने के लिए आप टपका भी सकते हो। आत्मरक्षा में किया गया कोई भी हत्या नहीं होती है, उसमें आप बाइज्जत बरी होगे क्योंकि आपके घर आया है वो। दूसरी बात, वो वर्किंग आवर के अलावा आपको कॉल नहीं कर सकता। वर्किंग आवर के अलावा कॉल कर रहा है तो उसको सुना दो, उसकी कॉल कर दो आरबीआई में, उनका जो लाइसेंस है डीआरए का, वो लाइसेंस ही रद्द हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा। वो आपसे फोन पर बदतमीजी नहीं कर सकता। बदतमीजी कर रहा है तो रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करके आरबीआई को कंप्लेंट कर दो कि इस बैंक से एक बंदे का कॉल आया था, वो बैंक अपने आप समझा देगा उनको। एक मेल करोगे उसी में सेट हो जाएगा, या फिर ट्विटर पे करना सीख जाओ, या फिर ये आवेदन लगाना सीख जाओ। सबसे पहली बात, प्रताड़ना में आकर के आपने जान नहीं देनी, पहली बात तो ये है। फाइट करने के लिए यदि आप तैयार हो और आप दोबारा लोन के चक्कर में नहीं फंसने का वादा करते हो, तो फिर हम आपकी हर संभव मदद करेंगे। मतलब आपको फाइट करना है इस फ्रॉड के खिलाफ, क्योंकि ये फाइट जो है पूरे देश को कर्जे से मुक्त कराएगी। और लेकिन आपका असिस्टेंस सब जगह पहुंच जाएगा क्योंकि पूरे भारत नहीं, में हमारा असिस्टेंस क्या, ये ऑनलाइन असिस्टेंस है, वो हो गया। अब आपको जानकारी है वो ऑनलाइन मिल जाएगी कि आपको कहना क्या है। अब रही उनकी गुंडागर्दी से बचने की बात, वहां तो आपको देखो लीगल और डॉक्यूमेंटेशन में हम आपकी मदद कर देंगे, लेकिन आपको उनकी गुंडागर्दी से लड़ना है, फिर आपको अपनी टीम तैयार करनी पड़ेगी, वो आपको लोकल करनी पड़ेगी। हमारा असिस्टेंस कोई हम रोड साइड असिस्टेंट देने वाले लोग तो है नहीं कि आपके साथ कोई हो गया तो हमारा आदमी वहां पहुंच जाएगा ना। हम लोग केवल आपको तो उनका तो एक ये भी ध्येय रहता है ना कि भाई आप गए जिसके ऊपर लोन है, वहां जाके चीखने चिल्लाने लगे अपना, वो उस पे बेइज्जती करते हैं ना। बेइज्जती करते हैं, आसपास चार उसी लोग अड़ोसी इसीलिए पड़ोसी इसीलिए का। तो कह रहा हूं ना कि आपको सबसे पहले तो यही देखना है कि आपको फाइट करनी है। पहला आपका उद्देश्य फाइट करने का अगर है, तो फाइट करने वाले लोगों को इज्जत बेइज्जती का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। हमें भी नहीं, कह लेकिन रहे हैं, आप बलारा जी, पैसे तो जो लिया है वो तो वो लोग कहते हैं देना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा पैसा, तो हम आप कब कहते हैं भाई हमें पैसा ही आपने फ्रॉड दे रखा है। हम कब मना कर रहे हैं कि आप देना, हम मना कब कर रहे हैं? आप एक बात बताइए, चलिए एक सिंपल सी फंडा है। आपने जो लोन लिया है उसके अंदर जो आपने अग्रीमेंट किया है, उस अग्रीमेंट में ये अग्रीमेंट हुआ है कि बैंक ने जो आपको दिया है वो 6 लाख रुपया दिया। मतलब 10 लाख बोल देते हैं अब, क्योंकि पहले 6 लाख बोलते थे, तो क्योंकि 60 रुपए के बराबर, 6,000 के बराबर था। हम बोलते 10 लाख रुपया मान लो हमने लोन लिया, तो बैंक ने एग्रीमेंट में 10 लाख रुपया लिखा हुआ है, उसने आपके खाते में ट्रांसफर क्या किया, 10 लाख रुपया ट्रांसफर किया।
डिजिट। नहीं, 10 लाख रुपया ही लिखा, तो रुपया ही ना। हाँ। लेकिन जब आप उसे बैंक में लेने गए, जब निकलवाने गए उस 10 लाख रुपए को, तो वो 10 लाख रुपए के बैंक के नोट निकले, लिखा हुआ वहां रुपया है, निकल रहा बैंक का नोट है। हाँ, अब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मतलब रुपया और बैंक का आपका नोट, कहने का मतलब ये है कि बैंक ने ये नहीं लिखा कि मैं आपको रुपए का नोट दे रहा हूँ, हाँ, करेंसी नोट दे रहा हूँ, ना कि उसने रुपया दे रहा उसने लोन रुपए में दिया है, और मैं जो चुकता कर रहा हूं वो भी रुपए में कर रहा हूं, क्योंकि मैं असली मेहनत करके आपको पे कर रहा हूं। रुपए में लोन दिया है, रुपए में ही मैं चुकता कर रहा हूं। अब मुझे बीच में पता चला है कि उस रुपए में तो मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि मेरे रुपए की वैल्यू तो गोल्ड के हिसाब से 10,000 बैंक नोट के बराबर है, 1 रुपए की वैल्यू। है। ओके। ठीक है, तो 10 लाख रुपए के लोन का मतलब हो गया 100 रुपया। यानी कि जहां बैंक ने आपको 10 लाख रुपए दिए होते, तो उसके मानक के बराबर का गोल्ड मिला होता। अब आपको 10 लाख रुपए के बैंक नोट दिए हैं, तो उनमें उतना ही सोना आता है जितना मेरे 100 रुपए में आता है मानक के हिसाब से। तो मुझे क्या लगा कि तो 100 रुपया ही दिया है हरामियों ने, 10 लाख रुपया कह करके 100 रुपए के बराबर का सामान दिया। यानी 10 लाख में जितना सामान आज आ रहा है 10 लाख रुपए के बैंक नोट में, उतना 100 रुपए में आना चाहिए। अब मैं ये कह रहा हूं, अब मुझे ये डाउट हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने डाउट क्लियरेंस के लिए आवेदन लगाया बैंक के पास कि भाई मुझे डाउट हो गया कि तुमने मुझे दिया कुछ था और तुम उसे ले कुछ और रहे हो। वो अगर बैंक ने गलती नहीं किया, अगर बैंक ने फ्रॉड नहीं किया है और मेरा डाउट है, तो बैंक उसको बता देना स्पष्ट कि हमने आपको रुपया दिया, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट बता दे, भाई ये मेरे पास, ये मेरे जो था बैलेंस शीट में इतना रुपया था मेरे पास पहले, और मैंने तुमको इतना लोन दे दिया है। भाई बैंक आपको लोन देगा, उसके पास वो पैसा होना चाहिए ना, वही तो देगा। हाँ। बैंकों ने आपको इतना लोन दे रखा है जो उनके पास है ही नहीं है, तो जो है नहीं वो दिया कैसे, मुझे समझ में से बाहर है। मैं यही क्लियर कर रहा हूं कि तुमने जो दिया वो तुम्हारे पास था या तुमने ऐसे ही दे दिया, मतलब तुमको क्रेडिबिलिटी, मतलब वो ऐसे कर दिया जैसे कह दिया जा मैंने तुझे कर्जदार किया, अब तुझे मेरे 20 लाख रुपए देने हैं, मतलब तथास्तु कह करके 20 लाख का कर्जदार बना दिया, और अब आप पूरी जिंदगी उसकी ईएमआई उतारने में लगे पड़े, और जो दिया वो कुछ भी नहीं है। नहीं दी गई तो वो चीज उसकी, आपने मतलब 20 लाख में से 19 लाख भी दे दिया, हाँ, और 1 लाख देना चुक गया तो वो आपका मकान वो उठा लेगा आपका, वो आपका उठा। मैं जो कह रहा हूं वो यही कह रहा हूं कि भाई पहले एक बार ये पता तो कर लो कि जो बैंक नोट की वैल्यू है और जो रुपए की वैल्यू है वो सेम है या अलग अलग है। अगर वो सेम है फिर कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो अलग अलग है तो फिर बैंक ने फ्रॉड किया है। यही जानकारी हम लोगों को दे रहे हैं, ठीक ठीक ठीक, क्लैरिटी के साथ। अच्छा एक चीज और मुझे बता दीजिए लास्ट, टाइम टाइम पे अलग अलग करेंसीज चलती रही हैं, कभी कौड़ी चली है, कभी कोई सी करेंसी है, कभी कोई सा धन जो है प्रचलन में आया है। अभी जो फ्यूचर करेंसी जिसको हम बोल रहे हैं, ये क्रिप्टो करेंसी, जिसमें सरकार का कोई लेन देन, मतलब उसका कोई लेना देना होता नहीं, ये फ्यूचर है, इसको कैसे देखते हैं आप? ये फ्यूचर नहीं है, ये ट्रांजिशन स्टेट के करेंसी है, जिसमें आप रुपए से ज्यादा डिजिटल मनी को प्रेफर करने लग जाओ और धीरे धीरे आप अपने जो एसेट्स हैं उनको डिजिटलाइज कर दो, और डिजिटल फिर वर्ल्ड से वो पैसा भी गायब हो जाए। तो अल्टीमेटली आपको कंगाल करने के लिए क्रिप्टो करेंसी लाई गई है बेसिकली। फ्यूचर नहीं है क्रिप्टो करेंसी। असल जो करेंसी है जो फ्यूचर में ये लेके आना चाहते हैं वो सीबीडीसी है, और हम जिसका विरोध कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि नहीं कैश, बल्कि स्टैंडर्डाइज्ड कैश ही एकमात्र इसका सोल्यूशन है महंगाई, बेरोजगारी और लूटपाट का। तो ये सीबीडीसी लाना चाहते हैं जिसमें सब कुछ डिजिटल नंबर, जिसको सोशल क्रेडिट स्कोर के नाम से जाना जाएगा, उस हिसाब से चलने का योजना है, और उसी को लाने के लिए क्रिप्टो तक लेकर जा रहे हैं। अभी आपको क्रिप्टो में बहुत सारा फायदा दिखाएंगे। आमतौर पे शुरू से लेके अभी तक ऐसा ही होता आया है, चाहे बच्चों को लगने वाली वैक्सीन का ले लो आप, चाहे आपके पेस्टिसाइड आपको दिया जब उन्होंने, जब आपको हाइब्रिड बीज दिए, जब डीएपी यूरिया दिया, सब जगह सब्सिडीज दी, अभी फिर ड्रोन दिए, फिर केमिकल्स दिए, ड्रग्स दी, दूसरे ऑपरेशंस दिए, और कंप्यूटर दिया, और पोली हाउस दिए, सब पे सब्सिडी जिन जिन चीज़ों के ऊपर दी, वो अल्टीमेटली किसी पुरानी अच्छी चीज़ को ख़त्म करने के लिए नई चीज़ के ऊपर सब्सिडी दी है। तो अभी आपको ये क्रिप्टो में बेनिफिट भी इसीलिए दे रहे हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना
जो असल धन है उसको क्रिप्टो में कन्वर्ट कर सको। और कुछ लोग तो यहाँ तक भी है ज़मीन बेचकर भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत प्रॉफिट हो रहा है कि बाद में ज़मीन खरीद लेंगे। कुछ लोग ज़मीन गिरवी रख के, कुछ लोग गोल्ड गिरवी रख के, कुछ लोग कुछ करके क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो एक बार जब वो सब बिल्कुल, क्योंकि रियल टाइम आपका डेटा वहाँ जा रहा है एल्गोरिदम में, तो पता लग रहा है कितने लोगों के पास कितनी ज़मीन अपनी बची हुई है। और जैसे ही वो कर लेंगे उस दिन साइबर अटैक आएगा और फिर सब खत्म। जैसे सब बैंक ऑफ अमेरिका में हुआ था अभी, कि लोगों के बैंक बैलेंस जीरो हो गए, लेकिन लोन का जो पेमेंट था वो एज इट इज पेंडिंग पड़ा हुआ था। चलिए बलहारा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बहुत धन्यवाद बहुत जी। अच्छा बताया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र बलहारा। इन मुद्दों पर आपको ज़रूर समझ में आया होगा कुछ बातें। बाकी कोई मुद्दा अगर रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए हमें। हम अगली बार कोशिश करेंगे डॉक्टर देवेंद्र बलहारा से फिर से बात करने की और मुद्दों को समझने की और आपकी क्लैरिटी को पूरा करने की। आपके क्वेश्चंस को सही जवाब मिले उसकी हम कोशिश करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।